SY BCom Corporate Accounting यूनिट 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS4। इस प्रेजेंटेशन में मैं डॉक्टर शकीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, MGV आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी, आपको वेलकम करता हूँ। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है ये डील करेगा अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशंस में। अमालगमेशंस बेसिकली ये जो इसका स्कोप है ये अमालगमेशंस में डील करेगा, और ट्रीटमेंट ऑफ एनी रिजल्ट ऑफ गुडविल और रिजर्व किस तरह से ट्रीट करेंगे ये मेनली हम इसमें देखेंगे। अमालगमेशन बेसिकली यहाँ पर अभी जो उसने डेफिनेशन में कहा है कि अमालगमेशन मीन्स एन अमालगमेशन एज पर कंपनीज एक्ट 1956 अंडर सेक्शन 391 टू 394। बेसिकली अमालगमेशन का मतलब होता है टू कंपनीज का मर्जर। तो अगर दो कंपनीज अपने बिजनेस को एक करती है, दो कंपनीज अपने बिजनेस को अगर मर्ज करती है, देन इट विल बी टर्म्ड एज ए अमालगमेशन। तो मर्जर ऑफ टू कंपनीज जो है वो अमालगमेशन कहलाता है। नाउ जब भी कोई बिजनेस, दो बिजनेसेस मर्ज होते हैं, तो अब इट में पॉसिबल कि दो बिजनेसेस मर्ज होकर एक नया बिजनेस फॉर्म करें। तो अब अगर एक नया बिजनेस वो फॉर्म करते हैं तो यहाँ पर दो बिजनेसेस जो, यानी जो न्यू बिजनेस फॉर्म हो रहा है, वो एक्चुअली जो ओल्ड बिजनेसेस हैं वो अपना बिजनेस उस न्यू बिजनेस को बेचेंगे। इस तरह से अगर बात है से, अगर सपोज ए लिमिटेड एक न्यू बिजनेस फॉर्म हुआ है और बी लिमिटेड और सी लिमिटेड ने अपना बिजनेस ए लिमिटेड को ट्रांसफ़र किया है, तो यहाँ पर ए और बी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, बी और सी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ख़त्म कर रहे हैं और एक नया बिजनेस फॉर्म कर रहे हैं, दैट विल बी ए लिमिटेड। तो यहाँ पर ए लिमिटेड जो है, एक्चुअली ए लिमिटेड जो है बी और सी का बिजनेस परचेज कर रहा है। फॉर देट यहाँ पर ए लिमिटेड जो है बी और सी को एक प्राइस पे करेगा, एंड दैट प्राइस इज टर्म्ड एज ए परचेज कंसिडरेशन। सो परचेज कंसिडरेशन बेसिकली कुछ नहीं है, एज पर द ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी और ट्रांसफरर ये दो कंपनीज हैं। जैसे अभी यहाँ पर मैंने एग्जांपल जो ली उसमें ए लिमिटेड जो है वो ट्रांसफरी कंपनी कहलाएगी, जो बिजनेस परचेज कर रही है, या परचेसिंग कंपनी भी आप उसको कह सकते हो। और यहाँ पर उसने दिया एज पर द ट्रांसफरी कंपनी, दैट इज परचेसिंग कंपनी इज परचेसिंग द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। तो जो कंपनी अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है, जैसे बी और सी ये दो बिजनेसेस अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है, दैट विल बी टर्म्ड एज ए ट्रांसफरर कंपनी। द ट्रांसफरी कंपनी शैल पे परचेज कंसिडरेशन टू ट्रांसफरर कंपनी। तो ट्रांसफरी कंपनी को ये जो बिजनेस वो परचेज कर रही है, इनकी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज, मेनली ये पूरी एसेट्स बाय कर रही है। ए लिमिटेड इज बाइंग ऑल द एसेट्स एंड ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ बी लिमिटेड, एंड ए लिमिटेड इज बाइंग ऑल द एसेट्स एंड ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ सी लिमिटेड। तो अगर इस तरह से ये दोनों बिजनेसेस परचेज कर रहे हैं, अब इट में पॉसिबल कि एक बिजनेस, एक कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस परचेज करे, या दो कंपनियां मिलकर एक नया बिजनेस फॉर्म करे, बोथ आर टर्म्ड एज अमालगमेशंस। यहाँ पर वो अमालगमेशंस ही कहलाएगा। तो ये जो अमालगमेशन है, यहाँ पर जो परचेसिंग कंपनी होगी दैट इज ट्रांसफरी कंपनी, वो सेलिंग कंपनी दैट इज ट्रांसफरर कंपनी को एक प्राइस पे करेगी, एंड दैट प्राइस इज टर्म्ड एज ए परचेज कंसिडरेशन। वो प्राइस जो है वो परचेज कंसिडरेशन कहलाएगी। अभी जो परचेज कंसिडरेशन है, ये परचेज कंसिडरेशन पे किया जाएगा, तो कंसिडरेशन जो दिया जाएगा, कंसिडरेशन मीन्स मुबादला, मीन्स इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, दैट विल बी टर्म्ड एज ए कंसिडरेशन। अभी यहाँ पर कैसा है कि एक बिजनेस ए लिमिटेड, अगर मानकर चलते हैं कि ए लिमिटेड ने बी और सी का बिजनेस बाय किया है, तो ए लिमिटेड के पास जो एसेट्स और लाइबिलिटीज जो आ रही है, तो टोटल ऑफ एसेट माइनस लाइबिलिटी दैट विल बी नेट एसेट। इस तरह से आप उसको समझ सकते हो। तो टोटल ऑफ एसेट्स टेकन माइनस लाइबिलिटी टेकन इज इक्वल टू नेट एसेट। तो ये जो नेट एसेट उसके पास आ रही है, फॉर दैट ए लिमिटेड हैज़ टू पे समथिंग। तो ए लिमिटेड को कुछ पे करना पड़ेगा, बी को भी और सी को भी, अगर वो खरीद रही है उसका बिजनेस। तो यहाँ पर ये जो टोटल पेमेंट है, वो पेमेंट किस तरह से होगा, तो मीन टोटल ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड एंड पेमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ कैश और अदर एसेट्स बाय ट्रांसफरी कंपनी टू शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर अगर हम एक बिजनेस के बारे में बात करें, तो एसेट्स वो सोर्सेस होते हैं जिनसे हम लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं, और टोटल ऑफ एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी विल बी इक्वल टू कैपिटल। तो डेफिनेटली अगर ये जो अमाउंट है, ये जो एसेट है, वही लाइबिलिटी को पेमेंट का सोर्स बनेगा। तो अब अगर बी लिमिटेड और सी लिमिटेड के शेयर होल्डरों ने अपना बिजनेस बेच दिया है ए को, तो उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, एंड दैट प्राइस इज टर्म्ड एज ए
वो ही कहलाएगा। वो जो भी उनको मिलेगा वो मिल सकता है इन किन फॉर्म्स में, तो शेयर्स में मिल सकता है, डिबेंचर्स में मिल सकता है, कैश पेमेंट मिल सकता है। तो ये जो पेमेंट्स मिलेंगे, ये पेमेंट जो है ये कंसिडरेशन कहलाएगा अमालगमेशन का। तो इन एक्सचेंज ऑफ दैट एसेट ट्रांसफर बाय ए एंड बी टू बी एंड सी टू ए लिमिटेड, ये जो प्राइस उनको मिल रही है दैट विल बी टर्म्ड एज ए कंसिडरेशन। नेक्स्ट जो है अमालगमेशन की टाइप्स के बारे में अगर बात की जाए, तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये डील करेगा अमालगमेशंस में। तो अमालगमेशन बेसिकली कुछ नहीं है, दो बिजनेसेस का मर्जर है। जब भी दो बिजनेस मर्ज होंगे तो एक प्राइस डिसाइड की जाएगी दैट विल बी टर्म्ड एज ए परचेज कंसिडरेशन, और जो अमाउंट पे किया जाएगा, जो परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी को अमाउंट पे करेगी दैट विल बी टर्म्ड एज ए कंसिडरेशन, और दैट विल बी टर्म्ड एज ए डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन भी इसको कहते हैं। आगे चलकर इसका कंप्लीट अकाउंटिंग हम देखने वाले हैं सेकंड टर्म में। टाइप्स ऑफ अमालगमेशन जो इस स्टैंडर्ड में डील किए गए हैं, यहाँ पर इस स्टैंडर्ड के बेस पर दो तरह के अमालगमेशंस में वो डील करेगा। एक तो कहलाएगा नेचर ऑफ मर्जर और एक कहलाएगा नेचर ऑफ परचेस। तो नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेस में डिफरेंस क्या है? तो मर्जर की कुछ कंडीशंस यहाँ पर उन्होंने दी हुई है। ये 5 कंडीशंस मर्जर की दी हुई है कि अगर ये 5 कंडीशंस सेटिस्फाई होती है तो वो कहलाएगा इन केस ऑफ मर्जर, और अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो कहलाएगा परचेस, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस ये कहलाएगा। तो कंडीशन फॉर मर्जर जो है वो इस तरह से है, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड। तो सबसे पहली कंडीशन उसकी ये है कि जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो ट्रांसफर होनी चाहिए। तो ट्रांसफरर कंपनी की ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज मस्ट बी ट्रांसफर टू ट्रांसफरी कंपनी। सेकंड जो कंडीशन है, शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बिकम द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। मीन्स अभी यहाँ पर जो कंसिडरेशन का पेमेंट है वो शेयर्स में होना चाहिए, क्योंकि 90% शेयर होल्डर्स पुरानी कंपनी के, सेलिंग कंपनी के 90% शेयर होल्डर, ट्रांसफरर कंपनी के 90% शेयर होल्डर्स नई कंपनी में शेयर होल्डर बनने चाहिए। मीन्स उनको शेयर्स अगर मिलते हैं तो वो नई कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, जितना भी प्राइस वो पे कर रहे हैं उसके लिए। से अगर 1 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ तो 90, ये जो अमाउंट है, आगे अभी एक और कंडीशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ शेयर्स में ही डिस्चार्ज होना चाहिए। तो वो जो शेयर्स मिलने चाहिए, तो शेयर होल्डर्स पुरानी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं नई कंपनी में शेयर होल्डर बनने चाहिए। उन्होंने उन शेयर्स को सेल ऑफ नहीं करना चाहिए, वो नए कंपनी के शेयर होल्डर्स बनने चाहिए। द कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। तो जो सेलिंग कंपनी है उनको मिलने चाहिए शेयर्स, या जो बाइंग कंपनी है उनको शेयर्स मिलने चाहिए। सेलिंग कंपनी के यानी ट्रांसफरी कंपनी के शेयर्स ही वो पे कर सकती है। जैसे अभी शेयर्स में पेमेंट हो सकता है, डिबेंचर्स में पेमेंट हो सकता है, कैश में पेमेंट हो सकता है। तो अगर कैश, शेयर्स और डिबेंचर तीनों में पेमेंट होता है तो वो केस ऑफ मर्जर नहीं, फिर केस ऑफ परचेस हो जाएगा। बस ये उसमें फ़र्क है, क्योंकि फिर केस ऑफ मर्जर अगर है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है, केस ऑफ परचेस अगर है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है। इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी ये मेनली ट्रांसफरिंग, ये जो ट्रीटमेंट है ये ट्रीटमेंट्स में चेंजेस होते जाएंगे। द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन। तो जो बिजनेस पुरानी कंपनी कर रही थी, सेलिंग कंपनी कर रही थी, वही बाइंग कंपनी ने करना चाहिए। मीन्स बी लिमिटेड और सी लिमिटेड का जो बिजनेस था, बेसिक बिजनेस, वो ए लिमिटेड में आने के बाद चेंज नहीं होना चाहिए। और लास्ट है, नो एडजस्टमेंट टू बी मेड टू द बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज बुक वैल्यू से जानी चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर रीवैल्यूएशंस होते हैं तो फिर वो नेचर ऑफ परचेस हो जाएगा, नेचर ऑफ मर्जर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो 5 कंडीशंस है उसमें कंडीशंस में एसेट्स एंड लायबिलिटीज पूरी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, बुक वैल्यू से ट्रांसफ़र होनी चाहिए, नई कंपनी में शेयर होल्डर्स पुरानी कंपनी के 90% होने चाहिए। उसके बाद जो डिस्चार्ज है, जो कंसिडरेशन का डिस्चार्ज है, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स में होना चाहिए। हाँ, फ्रैक्शन पार्ट के लिए कैश हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ वो शेयर्स में ही डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और जो पुरानी कंपनी का बिजनेस था वो नई कंपनी में कैरी होना चाहिए। तो अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये केस ऑफ मर्जर कहलाएगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये केस ऑफ परचेज कहलाएगा। अब अकाउंटिंग मेथड के बारे में बात की जाए कि नेचर ऑफ परचेस और नेचर ऑफ मर्जर को अकाउंट किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो नेचर ऑफ मर्जर के लिए जो अकाउंटिंग सिस्टम उन्होंने दिया हुआ है दैट विल बी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, ये यहाँ पर दिया हुआ है। और नेचर ऑफ परचेस के लिए दिया हुआ है परचेस मेथड।
तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट और परचेज मेथड जो है, ये दोनों मेथड जो है ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स को अफेक्ट करेंगे। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड बेसिकली क्या है, तो द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड रिजर्व्स आर रिकॉर्डेड एट देयर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट्स। तो जो वैल्यूज़ पुरानी कंपनी में थे वही वैल्यूज़ नई कंपनी में भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। एसेट्स भी उसी वैल्यूज़ से, लाइबिलिटीज़ भी उसी वैल्यूज़ से और रिजर्व्स भी उसी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ से रिकॉर्ड होंगे। बाइंग कंपनी जो है वो उनको चेंज नहीं कर सकती। यूनिफॉर्म सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ टू बी अडॉप्टेड। तो पुरानी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के जो रूल्स जो पुरानी कंपनी में फॉलो किए जा रहे थे, न्यू कंपनी में भी वही फॉलो होने चाहिए। The difference between share capital issued and share capital of transfer company should be adjusted in reserves. तो ये जो डिफरेंस है परचेज प्राइस में, जो डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस टू बी एडजस्टेड। अभी यहाँ पर आगे चलकर वो डिफरेंस के बारे में बात करूंगा मैं। तो वो डिफरेंस रिजर्व्स में एडजस्ट होगा इन केस ऑफ पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट और मर्जर के केस में डिफरेंस का, क्योंकि मर्जर में जो है वो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट फॉलो किया जाता है, और पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट, ये मर्जर का जो केस है, इसमें जो डिफरेंस है वो रिजर्व्स में एडजस्ट किया जाता है। वो कहाँ और कैसे, आगे अभी मैं पहले परचेज डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है इन दोनों मेथड्स में। इन नेचर ऑफ परचेज अगर है, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड आइदर एट एग्जिस्टिंग कैरिंग वैल्यूज और बाय अलोकेटिंग द कंसिडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अमालगमेशन। तो एग्जिस्टिंग वैल्यू से भी रिकॉर्ड हो सकता है, या फेयर वैल्यू जो है जितने भी में भी वो परचेज और सेल हुआ है उतने में वो रिकॉर्ड होगा। द रिजर्व्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो पुरानी कंपनी के जो रिजर्व्स है वो नई कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं होते। ये एक मेन चेंज है परचेज मेथड में। वहाँ पर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट में वो ट्रांसफ़र होते थे एज इट इज़। इफ कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट एसेट वैल्यू देन इट विल बी ट्रीटेड एज गुडविल। से फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उससे आपको बहुत ईजीली ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि सपोज परचेज प्राइस जो है डिसाइड हुई 1 लाख रुपया और नेट एसेट की वैल्यू है 80,000 रुपीज़। तो ये जो डिफरेंस है, जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पे हुए हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज गुडविल इन केस ऑफ परचेज, बट इन केस ऑफ पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट इट विल बी एडजस्टेड विथ रिजर्व्स ऑफ प्रीवियस कंपनीज। तो जो पुरानी कंपनी से आए हुए रिजर्व्स है उसमें वो एडजस्ट होते हैं पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट में। वो परचेज कंसिडरेशन कम हो, परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा हो, दोनों में पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट में वो रिजर्व में ही एडजस्ट होगा। इन नेचर ऑफ ये मेथड ऑफ परचेज जो है मर्जर में, तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट में तो वो रिजर्व्स में एडजस्ट होगा। इन नेचर ऑफ परचेज जो है या परचेज मेथड में जो है ये एडजस्ट होगा। अब जैसे यहाँ पर अभी मैंने एग्जांपल की ली कि भाई 1 लाख रुपया अगर कंसिडरेशन है और 80,000 की नेट एसेट है, तो जो डिफरेंस है द डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज गुडविल एंड इट विल बी डेबिटेड। अगर कंसिडरेशन सपोज 90,000 है और वैल्यू ऑफ नेट एसेट जो है वो 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपीज़ है, तो ये जो डिफरेंस है 10,000 रुपये जो हमने कम पे किया हुआ है, इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व। तो परचेज मेथड में ये कैपिटल रिजर्व में ट्रीट होगा और गुडविल में ट्रीट होगा। डिफरेंस विल बी आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अगर प्रॉफिट है तो वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा, अगर लॉस है तो वो गुडविल कहलाएगा। और इन नेचर ऑफ मर्जर में पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में वो रिजर्व्स में ट्रीट होगा, जो पुरानी कंपनी से आए हुए रिजर्व्स है वो उसमें। तो ये मेन 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थे नेचर ऑफ अमालगमेशन में। अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 मेनली यहाँ पर मैंने डिस्कस किया। आई होप ये जो है ये यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट जो इसका पार्ट है वो है डिस्क्लोजर। तो अमालगमेशन रिलेटेड डिस्क्लोजर्स में हमको नेम एंड जनरल नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ अमालगमेटिंग कंपनीज का नेचर और नेम डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इफेक्टिव डेट ऑफ अमालगमेशन फॉर अकाउंटिंग पर्पस, इफेक्टिव डेट बतानी पड़ेगी कब से अमालगमेशन हुआ, डेट, मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज टू रिफ्लेक्ट द अमालगमेशन, मर्जर में पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट फॉलो किया या परचेस मेथड फॉलो किया वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। पर्टिकुलर ऑफ स्कीम सेंक्शन अंडर स्टैट्यूट, तो स्कीम कैसे सेंक्शन हुई, परचेज कंसेशन किस तरह से डिसाइड किया, ये मेनली कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, और रिजर्व्स को किस तरह से ट्रीट किया, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट है तो रिजर्व कैसे ट्रीट हुए, और अगर मर्जर मेथड है तो रिजर्व किस तरह से डिस्कस हुए, ये मेनली डिस्क्लोज करना पड़ेगा अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन के लिए। तो आई होप आज का ये जो लेक्चर था AS 14 पर जो मैंने दिया वो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग.